अच्छा, चंद चीज़ों को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। वो करना क्यों ज़रूरी है कि आज हम जिस कोर्स के लिए इकट्ठे हुए हैं इसमें टैक्स नोटिस है हमारे। टैक्स नोटिस, वो इनकम टैक्स हो, वो सेल्स टैक्स हो, हमें समझने की ज़रूरत है कि टैक्स का नोटिस क्यों आता है। लेकिन टैक्स का नोटिस को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमने एफबीआर के साथ अपनी एक फाइलिंग की है। क्या किया है? एफबीआर को फाइलिंग की है, अपना रिटर्न सबमिट किया है। जब रिटर्न सबमिट किया है उसमें मैंने रिटर्न सबमिट किया खुद से, वो मेरे पोर्टल से सबमिट हुआ। मेरे वकील साहब ने रिटर्न सबमिट किया मेरे पोर्टल से, तब भी वो माना जाएगा मैंने किया। अब आप लोगों को पता है कि जब भी हम फर्स्ट रिटर्न फाइल करते हैं उस रिटर्न के अंदर अगर मैं 50 साल की एज में रिटर्न फाइल करूं और मैं 25 साल की उम्र से कमा रहा हूं, बल्कि आप ये कह लें कि 20 साल की उम्र से कमा रहा हूं, लेट्स से अगर आज मेरी एज 50 साल है तो मैंने जो 30 सालों में कमाया है, 50 में से 20 साल तो नहीं कमाया ना, जो 30 साल में कमाया और 30 साल में खर्च किया उसको निकाल के बाकी सारे पैसे मेरे पास सेविंग की शक्ल में पड़े थे। लेकिन मैंने रिटर्न फाइल कर दी और मेरा क्लाइंट जो कंसल्टेंट था उसने फाइल की, और वो इतना नालायक आदमी था कि उसने रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ क्या किया कि 5 लाख का कैश शो कर दिया, कोई एक प्लॉट शो कर दिया। इनफैक्ट मेरे पास 10 प्लॉट थे, 4 गाड़ियां थी, इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें थी। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गई है? कंसीलमेंट हो गई है। बस थोड़ा डिस्कशन कर रहा हूँ, नोट्स अभी नहीं बढ़ा रहा, थोड़ा कंसेप्ट ले रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि ये कंसीलमेंट हो गई है। इसके ऊपर ना चाहते हुए इसको डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये सारा कसूर उस बेवकूफ़ कंसल्टेंट का है जिसके पास बैकग्राउंड इल्म नहीं था। उसने उसको शो तो कर दिया लेकिन उसने मुकम्मल शो नहीं किया। रिटर्न सबमिट भी होगी, आम क्लाइंट ये समझता है कि मैंने तो कंप्लायंस की हुई है। तो एक तो ये सिनेरियो यानी कि आपने गलत आपकी रिटर्न हुई है। दूसरा ये सिनेरियो, ज्यूम ये कीजिए कि आप समटाइम ये करते हैं कि रिटर्न तो सबमिट करते हैं, लेकिन रिटर्न सबमिट करते हुए एक एग्जांपल लेता हूँ, आपने एसेट्स में अपना शो नहीं किया कि बैंक में पैसे पड़े हुए हैं। जब आप बैंक में अपने पैसे शो करते थे तो एक एसेट शो होता था, तो आपकी अनरिकनसाइल्ड फिगर आती थी। आपने कहा बैंक में कोई पैसे शो नहीं करने, लेकिन अज्यूम ये कर लीजिए कि उसके ऊपर आपका टैक्स कटा, आपका कोई प्रॉफिट आया। ये ऐसे सिनेरियो फर्जी फर्जी बना रहा हूँ। वो जो टैक्स कटा वो आपने लिख दिया कहाँ पे? वहाँ पे आपके रिटर्न में सेक्शन 114 में, आपके टैक्सेस में, विद होल्डिंग्स में सेक्शन में आपने नोटिस को दावत दे दी। फिर भी अगेन इसी सिनेरियो को भी अगर देखें, आप इसको भी छोड़ दें फजूल अगर आपको लगे, एक और सिनेरियो पे जाते हैं। एक सिनेरियो पे क्या जाते हैं, आपकी पूरे साल की कोई 50 लाख की ट्रांजेक्शन है, आप नॉन फाइलर हैं, आप पैसे रखते हैं निकलवाते हैं, रखते हैं निकलवाते हैं। 231A(b) के तहत आपके मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस, एडवांस टैक्सेस आपसे ले जाते हैं। अभी जो लाख के पीछे 800 रुपये है, लेकिन आपने अपनी रिटर्न में बैंक अकाउंट शो नहीं किया। आपने लिख दिया कि मेरा जो एडवांस टैक्स है वो पूरे साल में 22,000 रुपये का कलेक्ट हुआ है। आप 22,000 रुपये 800 के हिसाब से आप देखेंगे पता नहीं कितने लाख आपने निकाले होंगे, जमा कराए होंगे। इसका मतलब ये कि ये सारे का सारा चक्कर है वो इसलिए हो रहा है कि आपके रिटर्न में क्या हुआ है, रिटर्न गलत हुई है। एक तो ये सिनेरियो हो सकता है। परेशानी तो नहीं हो रही किसी को? नो सर। अच्छा, ये उन लोगों नो को सर। परेशानी जरूर होगी जिन लोगों ने पहले हमसे पढ़ा नहीं हुआ, या जिनका लॉ का उस तरह टैक्स का बैकग्राउंड नहीं है। तो उनको मैं दोबारा से कहूंगा कि ये क्लास आप लोग के लिए नहीं है। आपको पहले बेसिक टैक्स को पढ़ना पड़ेगा, एक बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल की टैक्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। वो आप अगर इस कोर्स में आ गए हैं तो आप पहले टैक्स को सीखे हैं मुझसे दूसरे कोर्स में, बेसिक कोर्स में। अब हम यहाँ पे ये समझते हैं कि तीसरा सिनेरियो एक और जनरेट करते हैं ऐसे। अज्यूम ये कीजिए कि मैंने रिटर्न में फॉरेन रेमिटेंस शो की हुई है। फॉरेन रेमिटेंस 50 लाख तक एफबीआर क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन एफबीआर ये नहीं है क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्वेश्चन से मुराद ये एक्सप्लेनेशन नहीं मांग सकता,
लेकिन एफबीआर ये मांग सकता है, ये पूछ सकता है कि आपने रेमिटेंस शो की है, हम देखना चाहते हैं कि रेमिटेंसेज है। मैंने कहा समझ नहीं आई। इसके लिए एक मेरी पुरानी मिसाल है, वही दूंगा कि रात को दो लोग रोड पे जा रहे हैं, लड़का लड़की, पुलिस वाले आते हैं, गाड़ी रोकते हैं, लड़के को कहते हैं इधर आओ, हो जाता है हाँ जी ये कौन है, जी मेरी बेगम है। कहता अच्छा ठीक है बेगम है, इसका आईडी कार्ड लेके आओ। उस पर देखते हैं कि अच्छा वाकई लिखा हुआ है कि ये, वो इसका भी कार्ड लेते हैं, मैच करते हैं कि अच्छा दोनों मियाँ बीवी हैं। आपको पता ही है कि एक मैच करना है जो। अच्छा अब इसके ऊपर जब आप रेमिटेंसेस लिख देते हैं, जैसे उन्होंने मैच किया, इस तरह एफबीआर भी देखना चाहता है कि आपने 50 लाख रिटर्न में डाल तो दिया है, अगर वाकई रेमिटेंसेज हैं तो नोटिस आ सकता है, इसमें रिटर्न हो सकता है गलत ना हो, सिर्फ एक्सप्लेनेशन कॉल हो रही हो, वो कहे कि आप इसको क्या करें, वजाहत करें, आप हमें बताएं कि ये वाकई रेमिटेंसेज है। आपको इल्म होना चाहिए कि सर रेमिटेंसेज के केस में मुझे प्रोसीड्स रियलाइजेशन सर्टिफिकेट उनको हैंड ओवर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि लाजमी नहीं है रिटर्न की गलती हो, ये भी हो सकता है कि रिटर्न की गलती के बगैर आपसे सिर्फ एक्सप्लेनेशन मांगी जा रही हो, आप एक्सप्लेनेशन दें। अच्छा ये सिनेरियो भी हो सकता है, फर्ज करें कि आपने रिटर्न के अंदर 50 लाख की सैलियां लिखी हैं, उसके ऊपर एफबीआई ने नोटिस दे दिया कि भाई आपने टैक्स क्यों नहीं काटा, आपने टैक्स तो काटा था लेकिन 22 लाख पे काटा था, 28 लाख पे नहीं काटा हुआ। अच्छा क्यों? 28 लाख ऐसे लोग की सैलरियां हैं, 10-12 लोग की जिनकी सैलरी 6 लाख से कम है, टैक्स बनता ही नहीं है। यानी कि कुछ मौकों पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी और कुछ मौकों पे सही वाले भंड हुए होंगे, उनको हम कवर करेंगे। अच्छा इसमें ऐसा भी सिनेरियो आया, फॉर एग्जांपल कि 2017 में उस बंदे की जीरो की रिटर्न है, 18 के अंदर रिटर्न भरने वाले ने वो 2.5 करोड़ की उस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी, वो 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी अंदर लिख दी। अच्छा उसको उसने इनकम में एग्जाम्प्ट तुम डाल के पूरा कर दिया, और कुछ बैलेंस उसने ओपनिंग में डाल दिया, कोई 22 लाख की रेमिटेंसेज डाली, बाकी सारे पैसे उसने 2.5 करोड़ में से 22 निकाल के वो 2 करोड़ 28 लाख उसने वो डाल दिया ओपनिंग बैलेंस में। पिछले साल का क्लोजिंग है जीरो, और इधर ओपनिंग कर दिया 2 करोड़ 28 लाख। नोटिस आ गया, जब नोटिस आ गया तो वो जनाबे वाला, अब वो हम गए, हमने उसको बताया कि भाई ये हमारे पास ये पूरे 8-10 सालों की, ये देखो पीआरसी हैं, ये इतने पैसे हमारे बैंक में आए हुए हैं, ये हमारे कंसल्टेंट ने वो भंड मारा हुआ है। उसको समझाया, फिर वो हमारी फेवर में केस हुआ। ऐसे ये पूरी स्टोरी करने का मकसद ये है कि अभी एक सेल टैक्स का केस चल रहा है, अभी आज उसके ऊपर अभी डिस्कशन हुई क्लास पहले। वो हुआ क्या है कि एग्जाम्पल ले लें, अच्छा आधे लोगों को अकाउंटिंग की समझ नहीं आती। अब वो जो कंपनी है उनका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी का नाम लेता, बहुत बड़ी कंपनी है, उनका इस्लामाबाद में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको वो चीज़ें देते हैं। अच्छा जब वो चीज़ें देते हैं तो वो चीज़ें, अगर उसको 100 चीज़ें देते हैं तो 10 फ्री सैंपल भी देते हैं। वो कहते हैं कि आप क्या करना कि ये 100 चीज़ें भी उनको दे देना और 10 फ्री सैंपल भी दे देना, लेकिन वो उधर से अपने सिस्टम से इसकी सेल वो डाल देते हैं इसकी कंप्यूटर में कि इतनी किसने चीज़ें इतनी खरीदी हुई हैं। अच्छा वो फ्री सैंपल अपने सिस्टम से निकाल ही नहीं रहा था, और सिर्फ चीज़ों को बेची जा रहा था, जो 100 चीज़ अपने सिस्टम बस रिकॉर्ड कर रहा था। अब पिछले 5 साल का उसका ऑडिट खुल गया कि भाई आपने पिछले 5 साल में 200 चीज़ें खरीदी हैं, बेची 175 हैं, बाकी आपके स्टॉक में पड़ी हुई हैं, ऐसा कौन सा कारोबार है जो सिर्फ खरीदे और बेचे ना। यानी कि अगेन सारा मुद्दा, जो लोग मुझसे पढ़े हुए हैं या पढ़ते हैं उनको पता है कि हमारा सारा फोकस एक्यूरेट फाइलिंग पे जो होता है वो क्यों होता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो जो मैं आपसे डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि हम बड़े सारे सिनेरियो को पढ़ेंगे, और आप लोगों में से बड़े सारे लोगों को बड़ी जल्दी होगी कि हम केस को तैयार करें, और मेरा पूरा जो फोकस होगा वो लॉ पे होगा। सेक्शन बढ़ाऊंगा, आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, केस स्टडीज करवाऊंगा, कोर्ट के फैसले हम पढ़ेंगे, फिर उससे हम इन्फर कर रहे होंगे कि अच्छा ये होता है। तो आज हम इसी सिलसिले को शुरू करते हैं ताकि हम चीज़ों को वन बाय वन देख सकें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है। हमारा असेसमेंट ऑर्डर क्या होता है, हमारी रिटर्न क्या होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। जहां पे आपको फील हो कि आप बोर हो रहे हैं तो मुझे बताइएगा। भाई आवाज़ तो शुरू से आ रही है और बिल्कुल सही आ रही है और धमाकेदार आवाज़ आ रही है।
अच्छा, समझने के लिए आप लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न ये तैयार की, ये तैयार करके आपने, आप मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एनटीएन बना हुआ है, रिटर्न सबमिट हुआ है, उसमें आपने प्रॉपर लॉ को फॉलो किया है और आपने सबमिट कर दी है। सबमिट करने के बाद ये जो आपकी रिटर्न है ये कहाँ पे चली जाती है? कंप्लीट टास्क में। इस रिटर्न सबमिट करने के नतीजे में दो कार्रवाइयाँ होती हैं आपके कंप्लीट टास्क में। नंबर वन, एक टैब है कंप्लीट टास्क में जिसको कहते हैं ऑडिट असेसमेंट का, और दूसरा टैब है वहां पे डिक्लेरेशन का। दो टैब हैं कंप्लीट टास्क में। ऑडिट असेसमेंट में जब हम जाते हैं तो रिटर्न शो हो रही होती है, अजान के बाद बात करते हैं। अच्छा जी। दूसरा सेम रिटर्न, एक तो आ जाती है ऑडिट असेसमेंट में और उसके ऊपर लिखा होता है ऑर्डर टू मेक सेल्फ असेसमेंट, और एक सेम रिटर्न आती है डिक्लेरेशन की हेडिंग में। ठीक हो गया। अच्छा, ये 120 का क्या मतलब है? जब हम सेक्शन 120 को जाकर पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 120 में कि आपका एफबीआर जब भी आप रिटर्न सबमिट करेंगे उसको एक्नॉलेज करेगा कि आप रिटर्न सबमिट कर दिया और वो ठीक है। अच्छा, प्रैक्टिकली क्या एफबीआर के लोग इतने वेले हैं बैठे हों आप रिटर्न सबमिट करें उसको एक्नॉलेज कर रहे हो? अच्छा, कभी आप रिटर्न सबमिट करके उसको देखें भी, उसको लिखा होता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप, कभी किसी ने अगर पढ़ा हो तो ऊपर लिखा होता है एक्नॉलेजमेंट स्लिप। तो इसका मतलब ये होता है कि पूरी दुनिया में एक रिटर्न का मैकेनिज्म है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या है कि आपने रिटर्न सबमिट की, हम उसको सही मानते हैं, हम उस रिटर्न को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन लेटर ऑन इस रिटर्न की क्या होती है, यानी कि आपकी एक्नॉलेजमेंट होगी, ये हमने बता दिया। लेटर ऑन इसकी होगी स्क्रूटनी होगी। स्क्रूटनी से क्या मुराद है? उन्होंने उसको देखा और उसमें समझा, उन्होंने कहा यार इस बंदे के बैंक में प्रॉफिट आ रहा था लेकिन उसने रिटर्न में जमा ही नहीं करवा, शो ही नहीं किया। ये कैसे देखेंगे हम? स्क्रूटनी का सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका वो है कलेक्टर पोर्टल के अंदर MIS, जो कि आपके पास ही मौजूद है। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है एफबीआर का, वहां से वो चेक करते हैं विद होल्डिंग। इसमें मैं एक सादा सी बात करूंगा कि एक साहब एक दफ़ा यूट्यूब पे फरमा रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर एक दफ़ा प्रॉपर्टी खरीदी और उस पर टैक्स दे दिया तो एफबीआर कौन होता है मुझसे टैक्स लेने वाला? ठीक है, वो टैक्स का ज्ञान दे रहे थे। ठीक है, तो उसके ऊपर वो बता रहे थे, जो हवाला दे रहे थे वो सेक्शन नंबर 236 के का दे रहे थे प्रॉपर्टी परचेज करने के ऊपर। कह रहे थे कि टैक्स तो होता है इनकम के पे, और एफबीआर ने मेरी प्रॉपर्टी खरीदने को, ये तो मेरा एसेट है, इस पे कैसे टैक्स ले सकता है? तो मैं आपको एफबीआर का थोड़ा सा वर्शन देता हूँ। मैं अब आपके सामने एक एफबीआर का अफसर बनता हूँ। अज्यूम कर लें कि आपकी रिटर्न में जो ताकत है वो 2 करोड़ की है, आपके पास टोटल चीज़ें 2 करोड़ की हैं, आपके पास कैश, आपके पास जानवर और जो कुछ पड़ा हुआ है। लेकिन ये 2 करोड़ तो आपका फर्ज करे कि इसमें से कुछ आपका कैश कम हो जाता है,
कुछ चीज़ें हिल जाती हैं लेकिन 1 करोड़ की रह जाती हैं। लेकिन साथ ही 1 करोड़ की प्रैक्टिकल में ये कहूंगा कि वो चीज़ें कुछ आपका कैश काम किया है, कुछ बैंक आपने काम किया है, और 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली है। वैसे कुछ एसेट्स कम हुए हैं 1 करोड़ के, प्रैक्टिकली आपके एसेट्स आप कितने के हो गए हैं? 3 करोड़ की नई प्रॉपर्टी, और आपका 1 करोड़ का जो पुराना 2 करोड़ था उसमें से भी 1 करोड़ पड़ा हुआ है, वो चीजें पड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा भाई ऐसा कैसे मुमकिन है कि आप 2 करोड़ से अचानक से कैसे पहुंच जाएं? उनके हिसाब से आपने 2 करोड़ रुपया कमाया है, वो कमाया है तो उससे आपने एसेट खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदी है, उस 2 करोड़ के ऊपर टैक्स लगा देते हैं। अच्छा, कई बेवकूफ़ ये समझते हैं कि ये टैक्स दे दिया और हम बच गए। प्रैक्टिकली एफबीआर की एक चाल है। कैसी चाल है? कि एफबीआर ये चाहता है, एफबीआर ये समझता है कि भाईजान ये जितने भी आपके ये विद होल्डिंग्स हैं, इसके जरिए एमआईएस से वो पकड़ रहा होता है। मिसाल के तौर पे मेरा बैंक से प्रॉफिट आता है 56 लाख रुपए, इसके ऊपर 8,40,000 रुपए का टैक्स कट जाता है। 56 लाख के ऊपर टैक्स तो कट गया, लेकिन मैं कहूँगा अच्छा फर्ज करें कि इसके ऊपर फाइनल टैक्स भी हो। फर्ज करें क्या हो? फाइनल टैक्स हो। वैसे 56 पे आपको पता है 50 के ऊपर ये नॉर्मल टैक्स होता है। ये फाइनल टैक्स हो, टैक्स कटवा दिया, ये इनाफ नहीं है, लेकिन मेरे एसेट्स में था ही कुछ नहीं। बात समझ रहे हैं? रिटर्न में सिर्फ 2 लाख रुपए की कुशन था, तो प्रॉफिट कैसे बन गया 56 लाख? इसका मतलब ये है कि कोई बैंक में बहुत ज्यादा पैसे थे, वो मैंने कंसील किए हुए हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे आप लोग? ठीक है, तो यानी कि बात स्टार्ट होगी आपके और सेल्फ असेसमेंट से। कहां से स्टार्ट होगी? उससे फिर आपकी स्क्रूटनी हो सकती है। एमआईएस पहले तो पिछला पुराना डाटा सारा देता था, लेकिन अभी 2025 की दफा से सिर्फ 1 साल की देता है, 25 की। तो कोई मसला नहीं है, आप जिस साल की रिटर्न सबमिट कर रहे हैं उसमें वो मालूमात पोर्टल पे चला, ऑटोमेटिकली हाँ जी, वो ऑटो ऑटो आ रहा है। ठीक है, अभी तो आप खुश हो जाए, टैक्स नोटिस का इतना स्कोप आ रहा है कि आईआरएस 2.0 के बाद अभी आईआरएस 3.0 लॉन्च होने जा रहा है, जिसके जाने के बाद आप कोई भी चीज़ डिलीट नहीं कर पाएंगे अपने पोर्टल से। ठीक है, जो आपकी विद होल्डिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, वो आप खोलेंगे ऑटोमेटिकली लिखी हुई आ जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो खुद आप रिपोर्ट करेंगे, तकरीबन 90% 85% रिटर्न आपकी बनी बनाई आ जाएगी। जब एआई इंक्लूड हो जाएगा तो फिर तो हम ऐसे खुश होंगे, बड़ी एवल अभी ले लेंगे। ठीक है, वो होने जा रहा है, होने जा रहा है। यस। अच्छा, इसका मतलब ये है कि सर ये जो नोट्स अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं नोट्स की तरफ, कौन कौन से नोट्स होते हैं, थोड़ी सी उस साइड पे स्टार्ट कर लेते हैं, मैं साथ साथ आपको कंसेप्ट भी देता जाऊंगा। अच्छा, अब एक नया कंसेप्ट आया है, शेर साहब वो कंसेप्ट आप हमें बताएं, ये क्या कंसेप्ट है शेर साहब? ये भी इसी एमआईएस से लिया गया है कि हम अपने टैक्स को किस तरह नए टैक्स पेयर लाएंगे। शाबाश, इसी की तरह से स्टार्ट करते हैं। शाबाश। यहाँ पे ये ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस। बेसिकली फर्ज करें कि मैं अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाता, मैं प्रॉपर्टी खरीदता हूँ, मैं प्रॉपर्टी बेचता हूँ, बैंक से प्रॉफिट आता है, या फिर कोई भी मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस मैं बैंक से पैसे निकालता हूँ, 231 से भी है, मेरी मुख्तलिफ किस्म की विदहोल्डिंग तो हो रही है। एक एमआईएस मेरा होता है टैक्स पेयर का, एक एमआईएस उसके पास है जो कलेक्टर है। एफबीआर के जो ऑफिसर उनके पास जो पोर्टल है उसको कहते हैं कलेक्टर पोर्टल, और एक है टैक्स पेयर पोर्टल। ठीक है, टैक्स पेयर वाली साइड पे भी एमआईएस होता है और कलेक्टर वाली साइड पे भी होता है। जिस कलेक्टर के पास जो एरिया डेजिग्नेटेड है उसका, उसके पोर्टल में लेट्स सपोज देखने और समझने के लिए, अच्छा अगर प्रोफाइल पे जाएं, प्रोफाइल पे तो यहाँ पे मेरे एमआईएस के मुतालिक हर चीज किसको शो हो रही होगी? मेरा जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है वो कौन है सर? हमारा डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, कौन है जी? मेरा यूनिट ऑफिसर है आरफ महमूद अंजम साहब है। अच्छा जी, यहाँ पे आए, यहाँ पे क्लिक किया,
प्रोफाइल, प्रोफाइल के अंदर गए, क्योंकि मेरे लॉगिन में कुछ क्लाइंट्स मैंने लिंक किए हुए हैं, लिंक करना बताया भी हुआ है। अगर नहीं याद है तो मेरी क्लासेस सुनो, उन क्लासेस में हैं बहुत पुराने वाले बहुत ब्रांड वाले हैं। चलो आपको सिखा दूंगा अकेले में। यहाँ पे अब मैं अपना लॉगिन से सर्च कर रहा हूँ, सर्च किया तो यहाँ पर आपका ये जो यूनिट ऑफिसर आ रहे हैं, ठीक है, किधर था जी, यहाँ पे कौन आ रहा है जी यूनिट ऑफिसर? ये वो साहब हैं जिनके पोर्टल के अंदर, ये मेरे वाला पूरा पोर्टल, वो कलेक्टर पोर्टल, ये इनके पोर्टल में सबको दिख रहा होगा कि मेरी क्या ट्रांजैक्शन, अगर ये ऑडिट करना चाहें तो ये कर सकते हैं। अच्छा, कि इस बंदे का क्या है, बैंक क्या है, सारा कुछ ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर एफबीआर के पास चीज़ें तो होती हैं, ठीक है। अब मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया, ये आरफ महमूद साहब ने अपना पोर्टल खोला, उन्होंने कहा बेचारा साहब के बैंक में 60 लाख का प्रॉफिट आ गया है, लेकिन बेचारा साहब रजिस्टर्ड नहीं हुए। वो क्या करेंगे, एक जो नया कंसेप्ट है B2B, ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस, इसके तहत मुझे रजिस्टर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? मुझे रजिस्टर्ड कर देंगे, मुझे रजिस्टर्ड कर देंगे, और मेरे नंबर पे भी उनके पास अच्छा इतना सिस्टम है कि मेरे नाम पे कितनी सिम है, मुझे मैसेज भी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अच्छा, लेकिन ये नहीं होगा कि मेरा लॉगिन बन जाएगा। लॉगिन बनाने के लिए जब मैं आऊँगा यहाँ पे, अच्छा मैं जब उसको चेक करूँगा ना, टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी मैंने बताई हुई है, वहाँ पे सर्च करूँगा तो वहाँ पे मेरा रजिस्टर्ड शो होगा। लेकिन जब मैं आईआरएस पे आऊँगा तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास पासवर्ड नहीं होगा। फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सर आपको उसके लिए आपको अकाउंट रिकवरी। उसके लिए सर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अकाउंट रिकवरी से भाई ने जैसे बता दिया, तो आप क्या करेंगे, अकाउंट रिकवरी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसमें आप अकाउंट रिकवरी पे जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब खैर हम यहाँ पे आते, जो मैंने आपको पहले दो चीज़ दिखाई थी, कम्प्लीट टास्क, उसमें ये ऑडिट असेसमेंट पड़ा हुआ है और ये डिक्लेरेशन भी पड़ा हुआ है। जब भी कोई रिटर्न सबमिट की जाती है तो वो सेल्फ असेसमेंट मैकेनिज्म के तहत यहाँ पे शो हो रही होती है। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे सर आपका जो, आप ऐसे कह लीजिए जितने भी एफबीआर के मोहब्बत नामे हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं। क्या लिखा हुआ है? correspondence फ्रॉम एफबीआर, ये सारे नोट्स यहाँ पे आएंगे। अच्छा, याद रहे कि नोट्स के ऊपर हमें एक और चीज़ देखने की ज़रूरत है। वो क्या देखने की ज़रूरत है? सबसे पहली चीज़, सबसे पहली चीज़ ये आपका एक डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट आपको इशू किया गया। इस डॉक्यूमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कब इशू हुआ, और इसके ऊपर ये इस डॉक्यूमेंट का नंबर है, सर्कुलर नंबर है, ठीक है। असूली तौर पे मैं इसको सर्कुलर नहीं कह सकता क्योंकि इसमें सर्कुलर का वर्ड यूज़ नहीं किया गया, लेकिन फिर भी नॉर्मली सर्कुलर नंबर ऐसे ही होते हैं, तो इस नंबर को देखते हुए मैं कह रहा हूँ ये सर्कुलर है। यहाँ पे चीज़ क्या है, सबसे पहले हम कोई भी आपको नोटिस आएगा, कोई भी नोटिस आएगा, किसका नोटिस आएगा, इसके ऊपर क्या होगा, बार कोड लाजमी होना चाहिए। बार कोड क्या होता है, उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, बार कोड को देखने के लिए लेट्स सपोज किसी भी नोटिस को
अगर प्रिंट कर लें, क्या कर लें, प्रिंट कर लें, तो बारकोड क्या चीज़ है सर? बारकोड आपका ये बारकोड क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? एक दफा का जिक्र है, बहुत बड़े मुंह वाले, दरमियाने मुंह वाले और छोटे मुंह वाले। जो टैक्स पेयर था, इसको उसका कंसल्टेंट खुद नोटिस इशू करवा देता था, किसके साथ मिलके? एफबीआर के लोग के साथ मिलके, और फिर खुद ही नोटिस खत्म करवा देते थे। इस बेचारे को जूस निकालते थे। एफबीआर के सामने जो बात पहुंची, उन्होंने फिर क्या किया, उनके बड़ों ने, उन्होंने कहा बाकायदा अब जब भी बारकोड इशू होगा तो इसका बैक एंड पे एक रिकॉर्ड रहेगा। अभी इनकम टैक्स के ऊपर, सेल टैक्स के ऊपर अभी भी नहीं हुआ, इनकम टैक्स के ऊपर है। तो उस पे क्लाइंट को निकलवा दो। अब ये बारकोड लाजमी हो गया, इसके ऊपर केस कहाँ पे पहुंचा, कब इशू हुआ, क्या स्टेटस है, सारा कुछ आ रहा होता है। अच्छा, इसके बाद सर सबसे पहली चीज क्या है? एफबीआर बोर्ड इन काउंसिल डॉक्टर फलाना फलाना फलाना, ठीक है। तो इसमें वो क्या करेंगे, नो नोटिस, नो नोटिस under the income tax ordinance be issued to the taxpayer without। लेकिन यार अब ये लोग समझदार हो गए हैं, इसके बगैर जारी भी नहीं करते, लेकिन ये पहली रिक्वायरमेंट है जो हमें पता होनी चाहिए। अगली चीज, अब हम बात क्योंकि कर रहे हैं कि स्टार्टिंग जो होती है नोटिस को शुरू करने से लेके नोटिस की सर्विस तक जाएंगे। अच्छा, ये नहीं है, एक सर्कुलर है 1900 सर्च कर लेते हैं। मैं आपको भेजूंगा, उसके ऊपर ये है कि 3 अपॉर्चुनिटी देनी है आपने। याद है फिर साहब आपको? 42 दिन प्रैक्टिकली तो ऐसा ही है सर, लेकिन ये नोटिस मेरे नॉलेज में बहुत देर का पड़ा नहीं है। अच्छा, लेकिन प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली ये होता है कि आपका एक दफा भेजा, 15 दिन को आपने उसको टाइम देना है, फिर आपने उसको भेजना है, दोबारा 15 दिन का टाइम देना है, फिर दोबारा 15 दिन का टाइम देना है। यानी कि आपने उसको 3 अपॉर्चुनिटीज अफोर्ड करने का मौका देना है। ये मैं आपको दे के भेज दूंगा। यानी कि तीन अपॉर्चुनिटीज आपने लाजमी प्रोवाइड करनी है टैक्स पेयर को। 45 से कम टाइम होगा हाँ। उसको भी। तो उसके ऊपर भी आपको अपॉर्चुनिटी लाजमी मिलनी चाहिए, ठीक है। ये आपको मिल जाएंगे, टेंशन न लें। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि 3 अपॉर्चुनिटीज टैक्स पेयर को दी जाए। ठीक हो गया, कि उसके पास एक नोटिस भेजा जाए, यानी सबसे पहले बारकोड होना चाहिए, नंबर 2 उसको 3 अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, ठीक है। ताकि वो अपने आप को, अगर एक दफ़ा जो चीज़ नहीं मिली, दूसरी चीज़ नहीं मिली, तीसरी चीज़ नहीं मिली। अब अगला सवाल ये आया कि सर कोई भी जो नोटिस है वो कैसे भेजा जाए, उसकी सर्विस के ऊपर। किसके ऊपर है? सर्विस के ऊपर।
जब हम बात सर्विस की करते हैं कि कोई भी नोटिस कैसे सर्व किया जाए, तो उसके ऊपर सबसे पहले हमें देखना चाहिए लॉ को। रिप्लाई तो बाद में करेंगे ना, स्टार्ट तो यहाँ से होना चाहिए। ये लोग कह रहे होंगे ये तो हम नहीं पढ़ने, हम तो नोटिस पढ़ने हैं। नुमान साहब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि नहीं? स्पेस होती है एक्चुअली, ब्राउजर इंस्टॉल नहीं, ब्राउजर में खुला हुआ है ना। वन एटी टू आ गया, 153 आ गया। ठीक है। 218 क्या हो गया? 230 अच्छा फिर ऊपर चले गए, ऊपर है। बड़ी बात है, इसकी मेहरबानी है। सर इसमें से एक चीज मैं आपको बोला है, जैसे ये आपने अभी बोला है, इन स्टूडेंट्स को सर ये बता रहे कि ये पढ़ना कैसे आपने, मतलब आपको 2022 में नोटिस आया तो आप 2018 को कैसे ये इफेक्टिव है या नहीं मैं इसको आपका पढ़ने बता, का? इनको बताएं कि भी ये पहले बड़े फनकार हैं, ये आधे फनकार बैठे हुए हैं। वो हर साल की अगले साल की ये सर इनको बता भी देते हैं, इनको ये चीज़ है मल्टीपल टाइम बताई गई है और दोबारा भी बताएंगे, राय साहब भी जानते हैं। सबसे पहले अभी एप्लीकेबिलिटी पे अगला हमारा वैसे पॉइंट है भी, नोटिस आया। जब नोटिस आपके पास पहुंचता है तो नोटिस को सर्व करने के लिए लॉ में क्या लिखा गया है कि नोटिस हो या कोई भी डॉक्यूमेंट हो, एफबीआर आप तक कैसे पहुंचाएगा। सब्जेक्ट टू दिस ऑर्डिनेंस, इसको छोड़ दें आप भले, यहाँ पे आप आए। एनी नोटिस ऑर्डर, अब इसका मतलब ये है कि नोटिस और ऑर्डर में कोई फ़र्क होगा, वरना एक ही लिख देता। जैसे कि इस्लाम में किसी बंदे को सज़ा देनी हो तो पहले उसको सफाई का मौका दिया जाता है, तो एफबीआर ने भी एक ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस किया है कि सबसे पहले आपको नोटिस दिया जाए, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आप अपने आप को क्या कर सकें, जस्टिफाई कर सकें। उस अपॉर्चुनिटी को क्या कहते हैं, नोटिस। कभी आप पढ़ें कि नोटिस आया हुआ है, इसको शोकाज भी कहते हैं, इसको शोकाज भी बोलते हैं। फिर आता है ऑर्डर। शोकाज में आपसे जिन चीज़ों का सवाल वजाहत मांगी जाती है, जो आपके ऊपर क्वेश्चन किया जाता है, उस क्वेश्चन को आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। अगर आपने रिस्पॉन्ड कर लिया और वो आपकी बात से मुतमिन हो गए, मुतफिक हो गए, तो आपका नोटिस क्या हो जाएगा, ख़त्म। वैसे बहुत ओके बात है लेकिन हो जाएगा, ठीक है, अगर हो गया तो। अगर मुतमिन ना हुए तो आपके अगेंस्ट क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है, आपके अगेंस्ट क्या आ जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। नॉर्मली
नोटिस के अंदर एक्विजिशन डाली जा रही होती है कि आप रिक्वायर किया जा रहा होता है कुछ कि ये चीज़ प्रोवाइड करें, वो चीज़ प्रोवाइड करें, फलाने डॉक्यूमेंट दें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा गया है और एक्विजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन अ रेजिडेंट इंडिविजुअल। सबसे पहले इंडिविजुअल इंसानों की बात हो रही है, और इंडिविजुअल दो तरह का होता है, एक होता है रेजिडेंट और एक होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में क्या फ़र्क है? ऐसा बंदा जो पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा रहता है वो क्या है? रेजिडेंट है, ठीक है। और नॉन रेजिडेंट क्या है? अच्छा, इसके ऊपर कोई नेशनैलिटी कोई चक्कर नहीं है, बस रहने के ऊपर है। और नॉन रेजिडेंट क्या है? वो बंदा जो नॉन रेजिडेंट नहीं है वो क्या बन जाता है? नॉन रेजिडेंट। और एक ऐसा बंदा जो किसी भी मुल्क में पाकिस्तानी हो और किसी भी मुल्क में रेजिडेंट ना हो पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान में रेजिडेंट है, ठीक है। अच्छा, कौन सा दिन गिना जाएगा 183 डेज में? वो रूल नंबर 14 है, वो कहता है कि आप किसी दिन आप 2 मिनट भी रहे पाकिस्तान में, पूरा दिन गिना जाएगा। आप आए और आपने कहा यार यहाँ पे तो लॉकडाउन हुआ था, स्ट्राइक हुई थी, वो भी दिन गिना जाएगा। यहाँ पे बात हो रही है किसकी? इसकी। अच्छा, ये इसको छोड़ दें ब्रैकेट वाले को फिलहाल। फॉर द पर्पज ऑफ द ऑडियंस शैल बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्ली सर्व, माना जाएगा कि नोटिस प्रॉपर सर्व हो गया है। पर्सनली सर्व ऑन द इंडिविजुअल, उस बंदे के ऊपर पर्सनली सर्व हो, ठीक है। और इन द केस ऑफ इंडिविजुअल अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी, और अगर वो बंदा डिसेबल है, कोई उसकी डिसेबिलिटी है, ठीक है। डिसेबिलिटी से मुराद पागल आदमी है, ठीक है। डिसेबिलिटी से मुराद ये नहीं कि वो उसकी टांग कटी तो वो डिसेबल है, इससे में डिसेबिलिटी से मुराद ये है कि वो उस नोटिस को अंडरस्टैंड नहीं करता। और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि नॉन रेजिडेंट के केस में किसको मिलना चाहिए? रिप्रेजेंटेटिव को, जो उसका नुमाइंदा है यहाँ पे। क्योंकि वो बंदा खुद तो नहीं बैठा होगा, वो तो बाहर बैठा होगा। और जैसे बाहर की कंपनी है, और रेजिडेंट के केस में उसके ऊपर या तो पर्ची सर्व हो, और अगर वो बंदा डिसेबल है, रेजिडेंट है लेकिन पर्सनल डिसेबिलिटी है कोई भी, मुख्तलिफ सिनेरियो बना सकते हैं, नोटिस को समझता नहीं है, ये है वो है, उसके केस में उसके किसको मिलेगा? रिप्रेजेंटेटिव को। यानी कि इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव को, नॉन रेजिडेंट के केस में भी रिप्रेजेंटेटिव को, रेजिडेंट पर्सनल डिसेबिलिटी वाले भी रिप्रेजेंटेटिव को, और जो बंदा ठीक है उसके पर्सनली। पर्सन से मुराद फिर आयरस नहीं है, पर्सन से मुराद है उसके घर नोटिस आएगा, उसको नोटिस भेजा जाएगा जो उसने एड्रेस दिया हुआ है। अच्छा, कोई बंदा एक यहाँ पे ये पॉइंट बनाए, बहाना मारे कि मेरे अगेंस्ट मुझे तो शोकात ही नहीं मिला था, मुझे इस पॉइंट के रूल से, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे तो पर्सनली सर्वे नहीं किया गया, मैं तो जगह ही छोड़ चुका हूँ। उसको साबित करना होगा कि उसको नोटिस नहीं मिला सिंपली। फिर उसके बाद उसको दोबारा से सुना जाएगा, उसको सुनवाई का मौका दिया जाएगा, उसकी सुनवाई होगी। अब तो वो ज़्यादा तेज हो गया ना, लेकिन ये नोटिस ही नहीं मिला। मैसेज में तो कह सकते हैं करस्पॉन्डेंस आई है, मैं कहूँगा मेरे पास मोबाइल नहीं था, ये बात कर रहा हूँ। और वैसे बात सर्विस के ऊपर हो रही है, ये बहाने मारे जाते हैं कि हमें तो नोटिस सर्व नहीं हुआ, इसके ऊपर वो फिर एक वो लगाई जाता है लीगल ग्राउंड, ऑडी ऑटरम पाटरम, या आप बाकी जो खड़ा था उनको पता होगा कि सुनवाई का मौका नहीं दिया। फिर इसके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल एक पॉइंट डाल देते हैं कि हमारा फिर वो हुआ ही नहीं है, हाँ जी, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ही नहीं फॉलो हुआ, कि 2 ग्राउंड यहीं पे हो जाते हैं। सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर सर्विस टू द प्लेस। अब याद रखें, अभी एंड पे जाके ये और लिखा हुआ है, ये पर्सनली सर्व हो उस बंदे को, पर्सनल, ये मेरे भाई को देगा वो पर्सनल नहीं है, मुझे सर्व हो, या के कोरियर के जरिए टू द प्लेस स्पेसिफाइड इन क्लॉज बी और सबसेक्शन 2 और टू द इंडिविजुअल। अभी देखें यहाँ पे सबसेक्शन 2 क्लॉज बी, इसी के अंदर जाकर आगे हम देखेंगे कि उसके एड्रेस पे होगा, रजिस्टर्ड एड्रेस पे होगा बेसिकली ओहो। या फिर वो तरीके जो कि आपके वकीलों के हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के, कौन कौन से तरीके हैं अनुमान साहब? सबसे ज्यादा सामान आप कारा भेजते हैं, या फिर आप जो है वो रजिस्टर्ड कोरियर के थ्रू भेजते हैं, और अभी एक कोड आ गया है कि आप व्हाट्सएप करते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप भी करते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप का भी डबल टिक आ गया आपका, तो सर्व हो गया। ब्लू टिक ना आया, उसने ऑफ की तो फिर नहीं, फिर नहीं। इसका मतलब ये ब्लू टिक ऑफ होनी चाहिए।
अगर छुट्टी का आ गया तो फिर आपको सरमन जो है वो मिल गया। अच्छा अच्छा, प्रेसिडेंट का हाउस होता है वहाँ पे चस्पाया भी जाता वो एक गोलकी वाला सिस्टम भी तो होता था, है यार, कोई तो वाला है। खत्म हो गया। और सर अगर वो प्रेसिडेंट पिछली कर भी दिया ना अच्छा तो रेसिडेंट वो अगर पेशाब कर रहा होता है तो उससे करके भी सर होता है। अच्छा, सीरियसली मुझे ठीक पढ़ना है। पढ़ने वाले बच्चे ने। अच्छा उसके बाद served on the individual electronically in the prescribed manner। याद रखें कि अब ये जो लिखा हुआ है सर्ड ऑन द इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिकली, इसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं आयरस। लेकिन इतना काफी नहीं है। जब बात आ गई किस चीज की, प्रेस्क्राइब मैनर की, तो बात कहीं और जाएगी। कहाँ जाएगी देख लेते हैं। इनकम टैक्स रूल्स को देखना। सेक्शन 2 क्लॉज 44 जब भी लॉ में वर्ड आएगा प्रेस्क्राइब, प्रेस्क्राइब मीन्स prescribed by rules, prescribed by rules। उसके लिए फिर हम दोबारा चलते हैं रूल्स के ऊपर। ये रूल्स आ गया। इसका मतलब ये है कि सेक्शन 218 का रिश्ता है किसी रूल के साथ। किस पॉइंट के साथ रिश्ता है, किस रूल के साथ रिश्ता है, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको देखने का एक तो आसान तरीका ये होता है कि हेडिंग वाइज हम देख लेते होते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब चलते हैं तो रूल नंबर 74 74, रूल नंबर ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड और इसके बारे में, नोटिस के बारे में, ये 3 जो है ना आपके रूल्स हैं। तो हमने किस पे जाना है, लीजिए जी। सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। चूंकि एफपीआर सारा यही कर रहा है, मैनुअल के ऊपर काम करता है, ये काम ज़्यादा करता है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा तसल्ली से समझ रहे हैं। दिस रूल अप्लाइज फॉर द पर्पस सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर द ऑर्डिनेंस रूल फ्लास। यहाँ स्टार्ट होता है। वेयर अ पर्सन हैज प्रोवाइडेड एन इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एड्रेस क्या होता है, ईमेल आपका। The document required to be served on the person shall be considered sufficiently served if sent to that address। अगर उस ईमेल पे वो डॉक्यूमेंट भेज दिया गया तो वो इलेक्ट्रॉनिकली क्या हो गया। लेकिन
यहाँ पे कुछ और बातें हैं, तब होगा जब फॉर द पर्पज ऑफ सब रूल 2, ये सब रूल 2 है। A document is considered sent to an electronic address if the sender receive, सेंडर कौन है? FBR है, उनको रिसीव हो जाए। क्या रिसीव हो जाए? इन द केस ऑफ मैसेज सेंड टू अ facsimile number, confirmation from the sending facsimile machine that the transmission is, क्या मतलब है इसका जी? क्या तर्जमा बन रहे हैं, बताएं। मतलब उसकी कॉपी रिसीव हो गई। क्या रखा? भेजना भेजना जो है सबमिट होना जो है वो ऑनलाइन वालों आप बताओ। सर जो नंबर उसने प्रोवाइड किया हुआ है उस पे उनका मैसेज चला मैसेज सेंड हो बिहार की तरफ से जो उस मैसेज पे सेंड आ गया, मतलब नोटिस सर्व हो गई। In the case of message sent to the facsimile number, ठीक है, confirmation from the sending facsimile machine that the transmission is, ठीक है, मशीन जो है वो FBR की है और उसको अगर सेंड का आ गया है तो सेंड हो गया। जी सलाम सर। वालेकुम सलाम जी सर। जी सर, ईमेल ईमेल से भी अगर सेंड हो गया है तो वहां से भी सेंड आइटम में अगर आउटबॉक्स में उनके चला गया निकल गया तो फिर उसमें भी तो कंसिडरेशन यही होगी कि सेंड हो गया है। यस, ठीक है। जी सर। जी इन द केस ऑफ मैसेज सेंड टू एन इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एड्रेस, ठीक है, बेसिकली फैक्सिमाइल का जो वर्ड यूज होता है ना, ये होता है वो फैक्स मशीनों के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये फैक्स मशीन की यहाँ पे बात हुई है, ये नॉर्मल दूसरी आम ईमेल की बात नहीं है। इन द केस ऑफ अ मशीन सेंड टू एन इलेक्ट्रॉनिक ईमेल एड्रेस, confirmation from the server of the recipient, सर्वर ऑफ द रेसिपिएंट कौन हूं? मैं हूं। मेरा सर्वर कौन होगा? जहां से वो मेरा ईमेल वाला सिस्टम है, ठीक है। सर्वर ऑफ द रेसिपिएंट दैट द मैसेज हैज बीन रिसीव्ड, कि मैसेज मिल गया, यानी कि मेरे सर्वर वाली साइड, जैसे कि व्हाट्सएप के केस में आपने कहा कि वो ब्लू टिक लग गया, इसका मतलब ये है कि दूसरे बंदे को मैसेज क्या हो गया है? डिलीवर हो गया। From the board are digitally signed email acknowledging the receipt of electronic income tax return or electronic withholding tax statement, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अगेन है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम जंग करना चाहें FBI के साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड, इसका मतलब ये है कि भाई आपके सब रूल 2 के केस में पॉइंट ए भी पूरा होना चाहिए, हम वकील बन गए। यहाँ पॉइंट नंबर बी भी पूरा होना चाहिए एंड सी पूरा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक एक्नॉलेजिंग द रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनकम टैक्स रिटर्न और इलेक्ट्रॉनिक, अच्छा ये अजीब सी यहाँ पे ना, इसमें ना अनोमली है लॉ में, अगर देखें तो जब कोई नोटिस भेजेगा तो ये क्या कह रहा है? फ्रॉम द बोर्ड आर डिटेली साइंड ईमेल, फ्रॉम द बोर्ड आर डिटेली साइंड ईमेल एक्नॉलेजिंग द रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनकम टैक्स रिटर्न। बात अजीब सी लिखी गई। वो तो FBR मुझे नोटिस भेज रहा था, तो जनाबे वाला बोर्ड की तरफ से ये दोबारा से, इसको दोबारा से पढ़ने के लिए हम शुरू से पढ़ते हैं यहाँ से। A document is considered sent to an electronic address if the sender receive, sender कौन? FBR। receive क्या? receive from the board a digitally signed email, किस में? जाने और जाने भाई अगला रूल स्टार्ट हो गया है, आगे जाने फुटनोट में क्या लिखा है? भाई फुटनोट SRO 516 के तहत ये जो है ना क्या इंसर्ट हुआ है। नहीं, वो है SRO में इसकी मजीद तफसील होगी। और तफसील तो होगी जब SR के जरिए इंसर्ट हो गया ना, तो फिर ये अपनी ज़ात में मुकम्मल हो गया। वो इतना पॉइंट सिर्फ ऐड हुआ है, इतना, ठीक है। तो मेरी नज़र में यहाँ पे कोई कमी पेशी है, कोई इसमें खामी है, इसको बात को गौर से पढ़ें। ये ऐसी बात कोई और हो रही है और यहाँ पे एक्नॉलेजिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। जी सर, इसकी कोई खास सेंस नहीं बन रही। बात आपकी ठीक है। आई ऑल्सो नोटेड इट 2-3 टाइम्स। ये कई जगह फजूल इस से तरह की चीजें हैं। यस, अब ये देखिए पूरा मैकेनिज्म, के साथ भाई बी के साथ मिला के पढ़ लो, इसका कोई सेंस सर पैर ही नहीं है। और इसके ऊपर बंदा कह सकता है कि भाईजान ये वाली चीज, वो अगर उधर भी कहा जाए तो भाई आपके लॉ में, रूल्स में खराबी थी,
आपने कहा इलेक्ट्रॉनिक सर्विस के लिए रूल को फॉलो किया जाएगा, वहां पे है ना प्रेस्क्राइब मोड होगा, प्रेस्क्राइब में आए तो आपने कहा कि ये 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट को फॉलो करो। जब मुझे तो आपने ईमेल भेजा तो बोर्ड एक्नॉलेज करे, किसी का एक्नॉलेज करे, इनकम टैक्स रिटर्न का, ठीक है, एक्नॉलेजिंग द रिसीट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनकम टैक्स रिटर्न। बी के साथ तो जरा इसको बनाएंगे। भाई नहीं बनता, आप किसी जिससे मर्जी कर लो, आप इसका ट्रांसलेशन नहीं बना सकते। खैर हमने देखना था ताकि हमें आइडिया हो, ये वो वाली चीज आ गई, ठीक है जी। मोहम्मद यूनुस तो सर साहब, इसमें जो 120 का वो डीम्ड असेसमेंट का ईमेल्स वगैरह आ जाती है, तो वो अगर हमें रिसीव होगी वो उधर से एफबीआर के पोर्टल से, तो वो इसमें अब पॉइंट अभी कंसिडर हो अभी हम सकता उसी को फॉलो करते हैं, अभी हम यही है। जी कहते हैं। हाँ जी, जी जी अभी सर। हम, यस अभी हम उसी को, ईमेल आ गई है, बस सर्विस हो गई है, जी ठीक है। जी सर। जी जी। शुक्रिया यूनुस साहब, यूनुस साहब। अच्छा सर जी, मैं जी जी भाईजान। सर मैं सर मैं ये कह रहा था कि जब वो नोटिस आता है ना, तो वो डाक वाला जो आता है वो एक साथ उसकी कॉपी लेके आता है, उस पर रिसीविंग लेता है वो। हम तो बात ही इलेक्ट्रॉनिक की कर रहे हैं, हम तो आपके मैनुअल की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात ही इलेक्ट्रॉनिक की कर रहे हैं। सही। अच्छा ठीक है। जी ठीक। अच्छा, इसके ऊपर अब आपको मैं एक और चीज दिखा दूं। स्क्रॉल करना पड़ेगा यार। हाँ मैं ये सोच रहा हूँ। स्लो काम कर। हाँ वो तो स्लो काम कर। पहले इसकी बगैर डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपको दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। अरे मैं इसके ऊपर आपको कल एक बनाऊंगा जजमेंट, आयरस के ऊपर, आयरस और सर्विस के ऊपर। इतनी जबरदस्त जजमेंट है वो, आप लोगों के साथ मैं कल शेयर करूंगा। पहले ये एक तो वो 3 अपॉर्चुनिटीज वाला, इलेक्ट्रॉनिक वाला, ठीक है, और दूसरे नंबर पे ये आरएस वाला। जो लोग पढ़ के आएंगे तो उनको तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि सर्विस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकली मैं, हालांकि उस बंदे ने जिसे जजमेंट ऑथर किया है, उसने पेशावर हाई कोर्ट के साथ, हालांकि वो ट्राइब्यूनल का बंदा है और चैलेंज किसको निगेट कर रहा है, हाई कोर्ट को, लेकिन उसकी बातों को पढ़ के वो बातें बहुत अच्छी है, वजन वाली बातें हैं, उसको हम एक कल पढ़ेंगे, तो फिर उसके बाद दोबारा हम सर्विस की बात करेंगे। तो जजमेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने उसको पढ़ के आना है। एरिस को मैं ढूंढ रहा था, चलो इसमें मैं भी वो इंस्टॉल कर लूंगा, पीडीएफ रीडर वगैरह को, तो कल आप उसको पढ़ के आए फिर, ठीक है। अब अपने पास अभी एक दफ़ा लिख लें कौन से सेक्शन आपने लाजमी पढ़ के आने हैं। सेक्शन आपने 120 पढ़ना है, सेक्शन 120, सेक्शन 218, रूल नंबर 74, रूल नंबर 74। उसके बाद आपका ये गूगल से आपने सर्च करना है, ये जो दूसरा है कौन सा, बार कोड वाला सर्कुलर ढूंढना है, ठीक है। 3 अपॉर्चुनिटीज वाला मैं खुद आपको भेजूंगा, ठीक है। आपके सामने मैंने खोला था ना, 177 यस, वो ढूंढ लेना है। उसके बाद क्या कहते हैं, वो जो जजमेंट भेजूंगा उसको एक रीडिंग देनी है, तो फिर उसके जरिए हम इंशाल्लाह ये 218 को और 74 को पैक करेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो ये कल इंशाल्लाह हमारा होगा।
ठीक है सर का दोबारा जी जी ठीक हो गया सर। चले जजमेंट का दोबारा बता दीजिए। थैंक यू सर। जजमेंट का क्या बताऊं तो ये इसमें आप बता रहे थे ना कि ये जजमेंट भाई तुम्हारा शोर बहुत आ रहा है, एक हैंड फ्री नहीं ले लो, नहीं है तो मुझे बता दो, मैं भेज देता हूँ। ये सही नहीं है, लेकिन आप भाई आवाज इतनी खराब है, समझ ही कुछ नहीं आ रही। सर ये सेक्शंस प्लीज रिपीट कर दें कि कौन कौन से दोबारा 120 है सेक्शन 215 120 है, 218 है, रूल नंबर 74 है। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। थैंक यू सर। और एक जजमेंट पढ़ के आनी है और बार कोड वाला वो सर्कुलर देख के आना है। सर ये साइटेशन इसकी कल देंगे आप जो रूलिंग बता रहे हैं सर? क्या केस करूंगा? जो केस ला उसकी साइटेशन कल देंगे या आज शेयर करेंगे सर? मैं कोशिश करूंगा आज ही, वरना कल भेज दूंगा मॉर्निंग में। इतना टाइम होगा कि आप पढ़ लें उसको। सर ठीक है, चलें जी, फिर इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, कल मुलाकात करते हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।